नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। दिल्ली में अर्धसैनिक बल को दिया सुरक्षा का जिम्मा। दिल्ली में 15 कंपनी अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाएगा। 1500 जवानों को दिल्ली में तैनात किया जाएगा। बता दें कि 1500 जवानों को दिल्ली में तैनात किया जाएगा। अर्धसैनिक दिल्ली में 15 कंपनियों के अर्धसैनिक। दिल्ली में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है कि अर्धसैनिक बल को सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। 15 कंपनी अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाएगा। इस दौरान 1500 जवान होंगे जो दिल्ली में तैनात किए जाएंगे। इस समय हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, हम जानना चाहेंगे कि वहां का अभी क्या माहौल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माहौल की बात करें तो दिल्ली में गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक चल रही थी। काफी समय तक ये अहम बैठक चली और उसके बाद आखिरकार ये तय हुआ कि ये गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया गया। दिल्ली में अब 15 कंपनी अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दरअसल जिस तरीके से आईटीओ में डेड बॉडी को रख करके किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सवाल चल रहा है, उसके बाद ये अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और अर्धसैनिक बलों को जो है अब वहां पर तैनात किया जाएगा ताकि किसानों को वहां से हटाया जा सके। इससे पहले सबसे बड़ी बात यह कि तमाम मान मनोबल, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो किसानों का आंदोलन है या किसानों का जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लगातार जो है लाठीचार्ज करने की कोशिश की गई ताकि किसी तरह से किसान तितर हो। लेकिन जब स्थिति नहीं सुधर रही, अभी इससे पहले रैपिड एक्शन और दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया। अब यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का बड़ा फैसला गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों का और सरकार के बीच में, दिल्ली पुलिस के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते को वायलेट किया है सीधे तौर पर किसानों ने। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त रुख अपनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है कि अब वहां पर 15 अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। जी, ऐसा देखा गया था कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम का दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों का क्या मतलब, वो कमी कहाँ आई जिसके कारण ऐसी घटना हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से किसान एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ते रहे, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालात वहां तक खराब हो गए जब तब दिल्ली के मुख्य दिल्ली पर जाकर के डेरा डाल दिया। यहाँ से जाने वाले जो किसान थे उन्होंने आईटीओ में जाकर के सीधे राजपथ की तरफ रुख कर दिया। उसके बाद पुलिस के मुख्तार हो गए और आनंद फानंद में जिस तरीके से फायर ब्रिगेड जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद फिर जो है कुछ पुलिस ने लाठी हल्का बल प्रयोग भी किया। उसके पीछे मजबूरी सिर्फ यही बनी कि जिस तरीके से रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब किसान रुके नहीं, कुछ उनमें उन्मादी जो किसान थे वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते रहे। पुलिस को जो है बार बार जो है अपने राजपथ की तरफ जाने की कोशिश करते रहे। इस तरह से वो तमाम जो इस तरह से एक्ट हो रहे थे किसानों द्वारा, उसकी वजह से हालात वहां पर खराब हुए और आखिरकार एक किसान की मौत भी हुई है। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक, आपात बैठक बुला करके जो है पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे तक गृह मंत्रालय में जो अहम बैठक चली, उसके बाद 1500 जवानों को अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फरमान सुनाया गया। और अभी एक बार फिर गृह मंत्रालय में एक बैठक शुरू होने जा रही है और वो बैठक भी आगे की स्थिति को किस तरीके से टैकल किया जाए इसको लेकर के हो रही है। तो एक दिन में दो गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करके सरकार अब पूरे मसले को सीरियसनेस के साथ, यानी गंभीरता के साथ उस मसले का निस्तारण करने का मन बना रही है और उसी के तहत अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। तो क्या जो अभी बैठक होने वाली है उसमें कोई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है, कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, कृषि कानूनों को लेकर कोई नतीजे आ सकते हैं? देखिए, नतीजे की संभावना ना के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसान अब मनमानी पर उतारू हैं, किसान अब जबरदस्ती
चीजों को मनवाना चाहते हैं, तो अब उससे गृह मंत्रालय का रुख सख्त हुआ है। और जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, उसके बाद एक बात साफ है कि गृह मंत्रालय अब चाहता है कि सख्ती के साथ किसानों की मनमानी को से निपटा जाए, और उसी के तहत ये पूरा फैसला किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर इस पर नाराजगी जताई गई कि किसानों ने जो समझौते को तोड़ा है, समझौते के मुताबिक एक सेक्टर में 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते, जो नहीं जा सकते थे जो है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर जो है वहां अराजकता का माहौल रहा दिल्ली में, उसके बाद गृह मंत्रालय अब सख्त हुआ है और सख्ती के साथ इस आंदोलन से निपटने की रणनीति तैयार कर रहा है, और उसी के तहत 15 कंपनी और सैनिक बलों को तैनात किया गया। तो अगली गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा कि क्या इस तरीके से इसको निपटा जाए, क्या सख्ती के साथ किसानों को वहां से अलग किया जाए, या फिर उसके बाद कोई और रास्ता भी अख्तियार किया जाए। तो ये एक बेहद अहम बात है। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय का अगला रुख क्या रहता है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। रायपुर के गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। सीएम ने लालबाग परेड मैदान में परेड की सलामी ली। जगदलपुर के लालबाग में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम में सीएम बघेल ने गणतंत्र दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। रायपुर में गणतंत्र दिवस पर सीएम ने जो है ध्वजारोहण किया और परेड में सलामी की। इस दौरान उन्होंने सभी को सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया। लालबाग परेड में उन्होंने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस की। रायपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ध्वजारोहण किया। राज्य और केंद्रीय पुलिस की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और उन्होंने राज्य के कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। महिला आईपीएस ने इस दौरान पुलिस परेड का नेतृत्व किया। रीवा में सीएम शिवराज ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सीएम शिवराज ने ध्वजारोहण कर ली, परेड की सलामी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रीवा में गणतंत्र दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा में एसएफए मैदान में हुआ इस समारोह में सीएम शिवराज सिंह ने शिरकत की। सीएम ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। वहीं सुरक्षा बलों ने आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश के विकास को चित्रित करते हुए कई झांकियां प्रस्तुत की गई। शिवराज सिंह ने इस अवसर पर आकाश में गुब्बारों का उड़ाया और राष्ट्रगान का गायन भी किया। सीएम समेत कार्यक्रम में कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। और इसलिए कल हमने एक अभियान और प्रारंभ किया। मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने
गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने सीएम के नाम संदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना योद्धा और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और शासकीय कर्मचारियों का सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री महोदय ने प्रथम तो हर्ष बार में हमें सावधान की मुद्रा में खड़े नहीं, यहाँ पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण हेतु आमंत्रण देंगे। नागरिकों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और शुभकामनाएं प्रदान करते हुए मंदसौर पर्यटन के लोगों और मंदसौर पर्यटन की टैगलाइन का विमोचन करने का अनुरोध। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री चित्रकूट में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने पर कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री द्वारा मझगवा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई न होने पर रैली निकालने को लेकर वो तैयारी कर रहे थे, जिससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम मझगवा से सतना बीटीआई ग्राउंड के लिए बाइक रैली निकालकर मध्य प्रदेश के फर्जी झूठे घोषणावीर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसके पूर्व ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी, थाना प्रभारी महोदय मझगवा और तहसीलदार महोदय मझगवा ने मुझे मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मेरी यह मझगवा को नगर पंचायत बनाने की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी और हमारा यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने पर कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा मझगवा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर रैली निकालने को लेकर वो तैयारी कर रहे थे, जिससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत में जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सूरत शहर संगठन संरचना के भाजपा महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में महासचिव ने बने ललित वेकरिया के इस्तीफे से बीजेपी की राजनीति में हलचल मच गई है। पार्टी ने ललित वेकरिया का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पीडी रावल से खास बातचीत की। स्थानिक स्वराज की चुनाव को लेकर अब थोड़े ही दिनों बाकी रहे हैं। उसी दौरान सूरत के अंदर भाजपा के महामंत्री ललित भाई जो वेकरिया है, उसने अपना इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा देने का कारण क्या है, हम उसकी पास से सुनेंगे। जी ललित भाई, सबसे पहले न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जी आपने महामंत्री पद से इस्तीफा दिया है, क्या वजह है? खास कोई वजह नहीं, लेकिन हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब है, उसने सब कार्यकर्ताओं को बोला है कि एक पार्टी में एक व्यक्ति को एक होदा और एक घर में 2 होदा नहीं। ये जो गाइडलाइन बनाई है, इसीलिए हम चुनाव लड़ने की हमने इच्छा जताई, तो उसने बोला कि रिजाइन कर दो और लड़ो। जी आपने इस्तीफा दिया है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो होद्दा जो आपको संगठन में मिला है उसको छोड़ के आप इलेक्शन के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, मैं बहुत लंबे समय से मैं संगठन में काम कर रहा था और मेरे मन में भी एक इच्छा थी कि मैं ये सूरत महानगर पालिका में जो 25 साल में जो विकास हुआ है, उसमें सक्रिय पॉलिटिक्स में आकर, राजकीय पॉलिटिक्स में आकर मैं भी मेरा कुछ योगदान दे सकूं, इसलिए मैंने ये सोचा। संगठन में मैंने बहुत काम किया। पूर्व महामंत्री मैं 2012 से 2015 तक भी महामंत्री था। इससे पहले 2009 से 2012 तक मैं मंत्री था। इसलिए बहुत संगठन में बहुत सालों से काम कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये
चुटनी लक्ष्य पॉलिटिक्स में मेरे को इच्छा हुई, इसीलिए मैंने बोला। और हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री और शहर अध्यक्ष श्री दोनों ने एक जो गाइडलाइन बनाई है, एक व्यक्ति को एक होदा, इसीलिए मैंने एक कार्यकर्ता होकर कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये आपके ऊपर से जो गाइडलाइन बनी है उसके अंदर एक को एक ही होद्दा मिलेगा, उसकी वजह किया जाता है कि ये शुरुआत आपने की है, तो उससे आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी विद डिफरेंस की जो बातें हम करते हैं और जो सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो शिस्तबद्ध कार्यकर्ता होते हैं। चुटनी में सब लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन जब किसी को टिकट मिलता है तो वो सब कार्यकर्ता एक साथ जुटकर उनको जिताने में पड़ जाते हैं। इसीलिए ये हमारी जो परंपरा रही है, हम सत्ता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो परंपरा रही है और हमारी जो विचारधारा है, विचारधारा के अनुसार हमने ये इस्तीफा दे दिया है। जी, हमने ये ललित वेकरिया जी से बातचीत की है। उन्होंने जो महामंत्री का पद जो अपना इस्तीफा दिया है, वो केवल जो चुटनी लक्ष्य जो नगर की सेवा करने के लिए जो फिर से महानगर में खड़े रहकर जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ये महामंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मैं पीडी रावल के साथ बलवंत वरिया, न्यूज़ 1 इंडिया, सूरत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस पर नक्सलियों के गढ़ चिकपाल में 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चिकपाल गांव में 72वें गणतंत्र पर पहली बार शान से तिरंगा लहराया गया है। यहां नक्सली हमेशा काला झंडा फहराते आए हैं। आज उसी समर्पित नक्सली आयुक्त ने यहां ध्वजारोहण किया है। लोन वराटू गीत में सरेंडर नक्सलियों समेत एसपी, बच्चे और पुलिस के अधिकारी झूमे। वहीं पैरोल में छूटे पूर्व नक्सली ने सभी नक्सलियों से समर्पण करने की अपील की है। गणतंत्र दिवस के में चिकपाल मारडूम जो कटे कल्याण एरिया कमेटी का कटे कल्याण थाने का अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पहली बार गणतंत्र दिवस बनाया गया। यहाँ पे हर बार लाल झंडा और काले झंडे का रहता था, चारों तरफ बैनर पोस्टर नक्सली लगे रहते थे। नक्सली यहाँ पे डांस ड्रामा करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे। लेकिन ये पहला गणतंत्र दिवस है जहाँ पे 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 3 इनामी माओवादी थे। धीरे धीरे करके आत्मसमर्पण बढ़ता गया, 16 से स्टार्ट हुआ था, 24 पे खत्म हुआ। माओवादी लोन वराटू जिसने सरेंडर किया, आयतू 1 लाख का इनामी, उसने ध्वजारोहण किया। यहाँ के लोकल 3 जो पुलिस में भर्ती हुए हैं वो भी उसके साथ ध्वजारोहण। नागौर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया गया। भारी संख्या में इस दौरान ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने रैली निकाली। केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ट्रैक्टर किसान परेड का कई जगहों पर स्वागत हुआ। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये 3 कानून पास किए हैं जो किसान विरोधी कानून है। और जो दिल्ली के अंदर, जब संपूर्ण भारत के अंदर जो किसी भी कौम का किसान हो, हम उन किसानों के साथ में, और केंद्र सरकार से ये अनुरोध करते हैं और उनके खिलाफ रोष जताते हैं कि ये जो काले कानून है उनको वापस लिया जाए। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट। पश्चिम चंपारण में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का हुआ आयोजन, रंगारंग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। साथ ही पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का दौर जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी।